हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस कोर्स को लिए हैं, इसका मतलब है कि आप बिहार में एसबीटी के अकॉर्डिंग चलने वाले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट होंगे, चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो। आप लोगों को 5th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ना है, वो है आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2015501। अब ये सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट हम लोग इस पूरे ये जो आपका कोर्स है, इसमें हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट को, जो आपके 5 यूनिट्स हैं, इसको कवर करेंगे। साथ साथ इन 5 यूनिट्स के जो टोटल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपको कभी भी अगर आप बीटेक करते हैं या फिर आप एमटेक भी करने जाते हैं, तो ये इन्हीं जो चैप्टर्स हैं, इनके बेसिस पे ही आपको आगे की सारी पढ़ाई होगी। तो ये सारी चीज़ें हम आपको डेवलप कराएंगे इस कोर्स के अंदर में। आप जब इस टोटल वीडियो सारे लेक्चर्स को देखेंगे, आप सारे नोट्स को पढ़ेंगे, तो आप एसबीटी के जो 70 मार्क्स का जो आपका टारगेट है, वो 70 तो आप एक्सटर्नल में उसके तो आप प्रिपेयर होंगे ही। इंटरनल में जो आपको उस 30 में से आप जितना अचीव कर सकेंगे, वो सारा तो आपका इस एसबीटी से रिलेटेड एडवांटेज होगा ही। लेकिन उसके साथ साथ जो हम आपको डेवलप करवाएंगे, वो ये होगा कि आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट क्यों आया, प्रैक्टिकली बाहर आपको लाइफ में ये कहाँ पे काम आएगा। हम इन सारी चीज़ों को आपको साथ साथ लेके एक्सप्लेन करके चलेंगे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि हम लोग सारे लोग जो सिविल इंजीनियर्स हैं, हम लोग हमेशा अपने घरों की ड्राइंग्स बनाते हैं। हम लोग इमेजिन करते हैं कि हम लोग एक 2 BHK 3 BHK कोई घर प्लान करते हैं, और हम लोग उसमें कॉलम्स, पिलर्स और बीम्स और स्लैब, ये सब चीज़ें इमेजिन करते हैं कि कहाँ कहाँ पे देना है। लेकिन ये 1-2 स्टोरी की जब बात होती है, तो हम लोग खुद से ही बना लेते हैं। जैसे ही बोला जाएगा कि ये 10 स्टोरी बिल्डिंग बनाना है या 20 स्टोरी का बिल्डिंग बनाना है, 20 तल्ला बिल्डिंग, उस समय फिर आपको पूछा जाएगा कि सबसे नीचे वाले फ्लोर पे पिलर में कितना छड़ देना चाहिए, तो आपको नहीं पता होता है। फिर आप गेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि 20 फ्लोर का कितना लोड आपके इस पिलर पे कितना आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो इस वाले सब्जेक्ट में कवर होती हैं। इसलिए ये वाला सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप बाहर इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप बाहर फ्रीलांसिंग किसी का ड्राइंग बनाते हैं, तो वो ड्राइंग बनाने के साथ साथ आपसे ये भी पूछता है कि पिलर में कितना छड़ लगेगा, बीम में कितना छड़ लगेगा। ये कितना जो आपका क्वेश्चन आता है, ये आपको बताता है ये सब्जेक्ट। कहाँ कहाँ लगेगा ये तो आप जानते हैं। आप या तो आप गेस कर सकते हैं कि आप 12 mm का छड़ लगा लीजिए, 16 mm का छड़ लगा लीजिए, लेकिन उसके वजह से हो सकता है कि बिल्डिंग में रिक्वायरमेंट 10 का ही होता। लेकिन आप चेक तो किए नहीं, आप क्या किए, डायरेक्टली तुक्का लगा के 16 mm का बार लगवा दिए, तो कॉस्टली हो गया। तो जब वो पूरे बिल्डिंग में आपके इस तुक्के के अकॉर्डिंगली अगर जब छड़ लगाइएगा, तो वो बिल्डिंग 2 गुने कॉस्ट का हो जाएगा। तो एक अच्छा सिविल इंजीनियर कौन होता है? जो पैसे बचाते हुए घर को सेफ रख दे। तो ये पैसे बचाते हुए घर को सेफ रखना हम लोग इस सब्जेक्ट में सीखते हैं। लेकिन अब जनरल जब हम लोग बाहर कहीं बीटेक में पढ़ते हैं या डिप्लोमा में पढ़ते हैं, तो ये 2 सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर अलग एक सब्जेक्ट होता है, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर अलग एक सब्जेक्ट होता है। अब एसबीटी में अभी लास्ट ईयर से क्या किया गया है कि इन दोनों सब्जेक्ट को कंबाइन कर दिया गया है, 5th सेमेस्टर में भी और 6th सेमेस्टर में भी। आप थोड़ा सा पार्ट जो स्टार्टिंग वाला होगा, वो आप 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। जो आप अपना सिलेबस अब तक आप लोग देख चुके होंगे कि स्टार्टिंग के 2 यूनिट आपके स्टील से रिलेटेड है और लास्ट के 3 यूनिट्स आपके आरसीसी से रिलेटेड है। ये हो गया स्टील और आरसीसी का दोनों का बेसिक वाला टॉपिक्स। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट सेमेस्टर आपका 6th सेमेस्टर आएगा, फिर इन्हीं टॉपिक्स का एडवांस टॉपिक आपको लगेगा 6th सेमेस्टर में। तो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, दोनों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, दोनों के कॉन्सेप्ट कुछ सिमिलर होते हैं मगर फिर भी बहुत अलग होते हैं। तो फिर भी अब क्योंकि कंबाइन करके जब दिया गया है, तो ये सिलेबस हम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम आपको ये सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अब क्या किस तरह से करवाएंगे? तो हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे यूनिट नंबर 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। आपका आरसीसी कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आरसीसी के उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए हम आपको स्टील स्ट्रक्चर समझाएंगे, जिससे आपको स्टील स्ट्रक्चर आसान लगेगा। क्योंकि जनरली स्टील स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है। उसके 2-3 रीजंस होते हैं। पहला, एक तो फैकल्टी आपको अगर अच्छे नहीं मिलते हैं, तो आपको स्टील स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट लगता है। तो एक तो इंडिया में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि स्टील के बहुत ज़्यादा लेक्चरर्स नहीं अवेलेबल हैं जो स्टील को बहुत डेप्थ में जानते हो, एक चीज़ है। दूसरा कि आपको स्टील स्ट्रक्चर जो है वो कंपैरेटिवली कम दिखाई देता है। जैसे आप बिल्डिंग्स बनते हुए हर गली में देखते हैं, हर रोड पे देखते हैं किस तरह से बन रहा होता है। अब जब बहुत छोटे से आप बिल्डिंग बनता हुआ देखते आते हैं, तो आपको पता होता है कि पिलर बन रहा है तो किस तरह से बन रहा है, कंक्रीट बना रहे हैं तो कैसे सीमेंट गिट्टी और बालू को मिला रहे हैं। तो एक आइडिया बनते चला जाता है।
आरसीसी से रिलेटेड, ब्रिक वर्क से रिलेटेड, लेकिन स्टील स्ट्रक्चर से रिलेटेड आइडिया नहीं बनता है। अगर उसको वेल्डिंग हो रहा है कहीं पे तो किस तरह से वेल्डिंग हो रहा है, कितने एमएम का लेंथ का वेल्डिंग हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप जनरल में नहीं देखते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपको स्टील स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट इस वजह से भी लगता है। तो हम आपको कोशिश करेंगे, पहले हम आपको आरसीसी पढ़ा देंगे, तीनों यूनिट पढ़ा देने के बाद उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको उठा करके हम लोग स्टील में ले आएंगे, और आपका सिर्फ 2 यूनिट है, बहुत ईजी तरीके से आपको ये दोनों यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कहीं पे कोई डिफ़िकल्टी आया। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 3 से, फिर 4 पे जाएंगे, फिर 5 पे जाएंगे, फिर 1 पे आएंगे, फिर 2 पे आएंगे। तो हम लोगों का जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा यूनिट नंबर 3, 4, 5, 1, 2। इसलिए आप जो ये लेक्चर देख रहे होंगे, आप अपने यूनिट नंबर 3 के अंदर में आप ये वाला इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो डिस्कशन होगा आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये एक्चुअली यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, ये आपका सिलेबस है, मान के चलते हैं कि आप लोग देख चुके होंगे, मगर हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 ये आपका स्टील का है। क्या है टॉपिक? डिज़ाइन ऑफ स्टील टेंशन एंड कॉम्प्रेशन मेंबर्स। अब स्टील में कोई टेंशन और कॉम्प्रेशन मेंबर्स होते हैं। आप लोग जब सेकेंड ईयर में जब आप सोम या मॉस या टॉस पढ़ रहे होंगे तो आप उस समय पढ़े होंगे कि ये एक आपका एक्सियल बार है, इसमें आप आउटवर्ड्स फोर्स लगाते हैं तो ये टेंशन फोर्स है, इसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेस आता है। इनवर्ड्स फोर्स लगाते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स हो जाता है, उसकी वजह से कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है। यही अगर आप आउटवर्ड्स फोर्स लगा रहे हैं तो जो टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है तो इस वाले बार को हम लोग कह देते हैं टेंशन मेंबर। और जब इसी तरह का कोई आपका एक बार है और इसमें जब आप इनवर्ट्स इस तरह से लोड लगा रहे हैं एक्सिस पे तो इसमें कंप्रेशन होता है, तो इसको हम लोग कह देते हैं कंप्रेशन मेंबर। अब ये तो हो गया एक सिंपल सा डेफिनेशन, लेकिन अब जब आप स्टील के डिज़ाइन में आएंगे तो ये इतना ईजी नहीं है जितना हम आपको यहाँ पे अभी समझा रहे हैं। तो उसके लिए आपको टोटल स्टोरी लगेगा, वो हम आपको समझा देंगे। तो उसी के अंदर से टेंशन और कंप्रेशन का जो जो सब टॉपिक्स है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए अभी आपको इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जब आप यूनिट नंबर 1 के लेक्चर्स देखेंगे, अगर आप 3, 4, 5 पहले देख रहे हैं तो फिर जब आप यूनिट 1 देखेंगे तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हम क्या समझाने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया आपको एक चीज़, यूनिट नंबर 1 आपका। फिर यूनिट नंबर 2 डिज़ाइन ऑफ स्टील बीम्स। अब इसी तरह से जैसे आपका टेंशन मेंबर होता है स्टील का, जैसे कंप्रेशन मेंबर होता है स्टील का, उसी तरह से एक आपका बीम्स भी होता है। आप अपने पुराने ज़माने के घरों में देखते होंगे कि उसमें आपके छत को सपोर्ट देने के लिए एक इस तरह से आई सेक्शन जो है इस तरह से स्टील का लगाया जाता है। ये आई सेक्शन क्या करता है कि ये आपके छत को सपोर्ट कर रहा होता है, एक तरह से ये बीम का काम कर रहा होता है। यही होता है हम लोगों का स्टील बीम। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस यूनिट नंबर 2 में। अब आप दोनों चीज़ में देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट स्टेट मेथड, यहाँ भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में लिमिट स्टेट मेथड। इसका मतलब है कि कोई एक मेथड है जिससे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। टेंशन मेंबर को भी, कंप्रेशन मेंबर को भी और स्टील बीम्स को भी आप देखेंगे कि दोनों को हम लोग सेम मेथड से पढ़ने वाले हैं, वो है लिमिट स्टेट मेथड। इसका मतलब है कि आपको लिमिट स्टेट मेथड पहले पता होना होगा, उसके बाद ही आप यूनिट नंबर 1 और 2 में आ पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गया स्टील का सिलेबस। अब आरसीसी पे आते हैं। अब यूनिट नंबर 3, 4 और 5 ये हो गया आपको आरसीसी का। यूनिट नंबर 3 क्या कह रहा है? डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम्स। अभी हम लोग यूनिट नंबर 2 क्या पढ़े थे? स्टील बीम्स। अब इसी तरह से आपका कंक्रीट बीम्स, इसमें भी आप देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड। यूनिट नंबर 4 शेयर बॉन्ड और डेवलपमेंट लेंथ, ये भी बीम्स के अंदर में होता है। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों जो है ये एक बीम्स के बारे में है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप 5th सेमेस्टर में आरसीसी के अंदर में पढ़ रहे हैं बीम्स के बारे में। ये भी आपको क्या है? लिमिट स्टेट मेथड से ही चलता है। तो लिमिट स्टेट मेथड आपको इसका मतलब है पढ़ना ही पढ़ना है, आरसीसी के लिए भी स्टील के लिए भी। यूनिट नंबर 5 देखेंगे एक्सियली लोडेड आरसीसी कॉलम। इसका मतलब है कि आप बीम्स एंड कॉलम्स ये 2 चीज़ आप पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में। जब आप 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो आप बिल्डिंग के और रिमेनिंग वाली चीज़ें पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट में आपके इस बड़े सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है, जो ऑल ओवर इंडिया या फिर आप एसएससी लेवल की अगर आप बात करेंगे तो उसमें ये स्टील और ये आरसीसी दोनों अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। उसमें से स्टील का हाफ आपको इस सेमेस्टर में दिया है, हाफ आपको नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में देगा। सेम आरसीसी के साथ भी है, हाफ आपको इस वाले सेमेस्टर में ये 3 टॉपिक्स हैं, हाफ आपको नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में देगा। लेकिन ये एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे टॉपिक्स आपको किससे हैं? लिमिट स्टेट मेथड से हैं।
इसका मतलब है कि आपको पहले अब लिमिट स्टेट मेथड जानना सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूनिट नंबर 3 भी स्टार्ट करेंगे तो पहले आप लिमिट स्टेट मेथड जानेंगे, उसके बाद ही आप 3, 4, 5 पढ़ेंगे, फिर 1, 2 में भी जाएंगे तो लिमिट स्टेट मेथड ही लगेगा। इसलिए हम लोग पहले जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इस वाले टॉपिक को पढ़ाएंगे जिसका नाम है लिमिट स्टेट मेथड। इसको पढ़ाने में आपको कम से कम 3 से 4 लेक्चर लगेगा, जिसमें हम आपको ये सारे टॉपिक समझा देंगे कि लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है। इसके अलावा एक और मेथड होता था जिसको हम लोग कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड, शॉर्ट में WSM लिखते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड हटा है तब लिमिट स्टेट मेथड आया है। तो लिमिट स्टेट मेथड नया टेक्नोलॉजी है, एक नया मेथड है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड पुराना मेथड था। तो हम लोग अभी से जो आज वाला इंट्रोडक्शन जो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस आपका, यहाँ से लेकर के जो नेक्स्ट 3-4 लेक्चर होगा ये सारा यूनिट नंबर 3 के अंदर में ही आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। और यूनिट नंबर 3 के अंदर सबसे पहले ये स्टार्ट होगा लिमिट स्टेट मेथड से, और हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि जैसे जैसे ये लिमिट स्टेट मेथड पार होगा उसके बाद यहाँ देखिए सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट। तो लिमिट स्टेट हम आपको 3-4 लेक्चर्स में समझाएंगे, फिर धीरे धीरे हम स्ट्रेस डायग्राम पे आएंगे, फिर सिंगली रेनफोर्स्ड, डबली रेनफोर्स्ड, ये सारी चीज़ें क्या होती है आपको इंट्रोडक्शन देंगे, और फिर उसके बाद बढ़ेंगे उसके डिज़ाइन पे। अब डिज़ाइन वर्ड से बात आती है कि ये तो हुआ आपका सब्जेक्ट कि स्टील और RCC स्ट्रक्चर का है, लेकिन इसका नाम है डिज़ाइन। अभी तक आप पढ़ रहे थे, जैसे आप पढ़े थे कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसमें आप पढ़ रहे थे कि कंक्रीट आपका कैसे बना, किन किन मटेरियल से बना, कितने ग्रेड का आप कंक्रीट बनाए, ये आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़े कि स्टेयरकेस का टाइप कितना होता है, डोर एंड विंडो का टाइप कितना होता है, ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ लिए। टिम्बर कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ लिए। तो आपके 3rd 4th सेम में आपका ये सारा पेपर रहा। 4th सेम में आप पढ़े एक, अगर आप SBT के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़े होंगे एक ऑटोकैड, ये आपका टर्म वर्क था। अब ये ऑटोकैड क्या है, ये है आपका एक ड्राइंग बनाने का एक सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से कन्फ्यूज़न स्टार्ट होता है कि जो हम लोग लेमैन्स टर्म में या जनरल टर्म में जो सिविल इंजीनियर नहीं होता है, जब वो आपको कहता है कि जब उसको घर का ड्राइंग बनवाना होता है तो वो आपको कहता है कि एक डिज़ाइन कर दो। अब वो जनरल वर्ड में डिज़ाइन वर्ड बोला जाता है जिसको लोग समझते हैं ड्राइंग, क्योंकि ये इस तरह से जो आप अपना एक घर बनाते हैं, इसमें आप अपना एक बेडरूम दिखाते हैं, एक डोर दिखाते हैं, तो इसको जनरल पीपल जो है वो कहते हैं कि डिज़ाइन बनाना। बट सिविल इंजीनियर इसको क्या कहता है, ये है ड्राइंग बनाना। इसको हम लोग कहते हैं ड्राइंग बनाना। और ड्राइंग कैसे बनता है, ये वैसे या तो हाथ से बना सकते हैं या फिर आप ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। जब सिविल इंजीनियर को डिज़ाइन बोला जाएगा, इसका मतलब होगा कि जो आप यहाँ पे डिसाइड किए थे कि कॉलम देंगे, जिसको हम लोग जनरल टर्म में पिलर कहते हैं, यहाँ पे आप डिसाइड किए कि हम पिलर देंगे, उसके बाद आप इसको डिसाइड किए कि आपस में हम लोग इसको बीम से कनेक्ट कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, RCC के मेंबर्स दे रहे हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के, मतलब एक कंक्रीट जिसमें आप रेनफोर्समेंट भी लगाए हुए हैं, आप वो वाला अब कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे ला रहे हैं। जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आप पढ़े थे उसमें आप अब उस कंक्रीट को जो आप बनाए उसके साथ आप रेनफोर्समेंट भी यूज़ कर लिए। अब क्यों यूज़ किए वो सारी चीज़ें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रेनफोर्समेंट यूज़ किए तो वो बन गया RCC। जैसे आप अपने घर के आसपास रोड बनते हुए देखते होंगे कंक्रीट का, उसमें रेनफोर्समेंट नहीं रहता है, वो होता है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, कुछ नहीं उसमें सिर्फ सीमेंट कंक्रीट है। जैसे ही छड़ लगा दिए, छड़ को इंग्लिश में कहते हैं रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट लगा दिए तो वो हो गया रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, तो आप यहाँ पे पिलर्स और बीम्स बनाने लग गए। तो जैसे ही आप पिलर और बीम बनाए तो इस पिलर और बीम में कितने छड़ लगेंगे, कौन सा कंक्रीट लगेगा। कंक्रीट आप कई बार देखते होंगे कि इस तरह से 1 2 4, कभी आप देखते होंगे 1 2 1 3 6, इस तरह से आप सुनते होंगे साइड पे कि कंक्रीट मिलाया जा रहा है, मतलब 1 सीमेंट 2 बालू 4 एग्रीगेट्स कोर्स एग्रीगेट, इस तरह से मिलाया जा रहा है। तो ये वाला देना है या ये वाला देना है, ये वाला देते हैं तो कितना रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट है, या ये वाला देते हैं तो कितना रेनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट है। हो सकता है ये देने में आपको 3 छड़ की ज़रूरत पड़े 16 mm का, हो सकता है ये देने से आपको 3 छड़ की ज़रूरत पड़े 12 mm का। तो प्राइस में तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप 16 mm का छड़ खरीदेंगे वो भारी होगा, उसका दाम ज़्यादा होगा। आप 12 mm का छड़ लेंगे तो उसका प्राइस कम होगा, आपको वो आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने को हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में डिज़ाइन कहते हैं। इसका मतलब है कि ये पेपर जो है ये आपका न्यूमेरिकल पेपर है, आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है।
और कैलकुलेट करनी है, इस वर्ड को हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में कहेंगे डिज़ाइन। तो जनरल पीपल कुछ भी कहें, वो जो भी वो ड्राइंग बनाने कह रहे हैं वो ड्राइंग कहलाएगा, जब उसमें कैलकुलेशन करने की बारी आएगी वो डिज़ाइन कहलाएगा। तो आपको क्या डिज़ाइन करना है? आपको डिज़ाइन करना है बीम, आपको डिज़ाइन करना, इस सेमेस्टर में आपको डिज़ाइन करना है कॉलम्स, कि आपको जो पिलर्स लगेंगे उसमें रेनफोर्समेंट कितना लगेगा, उसमें लोड कितना लगेगा, आपके बीम में लोड कितना लगेगा, उसमें कितना रेनफोर्समेंट देंगे, कितने टाइप के रेनफोर्समेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना आपका टारगेट है। ठीक है, तो अभी तक आप सारी चीज़ों को अलग अलग पढ़ चुके हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, सर्वे कर लिए, लेकिन जब बिल्डिंग का ड्राइंग बना लिया, ऑटोकैड भी आप पढ़ लिए, अब बिल्डिंग का ड्राइंग तैयार हो गया जो आपने लास्ट सेमेस्टर में बनाया था, अब वही वाला बिल्डिंग 10 स्टोरी का बनाना है, 20 स्टोरी का बनाना है। जब 20 स्टोरी का बनाना है तो नीचे वाले पिलर में कितना छड़ लगेगा, जब 10th स्टोरी पे पहुंचेंगे तो वहाँ कुछ रेनफोर्समेंट कम हो जाएगा। तो कितना कम करें जो पैसा भी ज़्यादा नहीं लगे और एक्यूरेट भी रहे, सेफ भी रहे बिल्डिंग आपका, ये काम है इस वाले सब्जेक्ट का, यही हम लोग करने वाले हैं। अब इसके लिए हमको आपको सबसे पहले पढ़ाना है लिमिट स्टेट मेथड। अब लिमिट स्टेट मेथड पढ़ाने से पहले आपको बिल्डिंग के कुछ कंपोनेंट समझाने हैं जो आप यहाँ देख करके समझ सकते हैं। पहले आप ये रेफरेंस बुक देख लीजिए। सबसे बेस्ट बुक जो हम प्रेफर करते हैं किसी भी स्टूडेंट को वो है एन सुब्रमण्यन का डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। ये इनका दोनों बुक आता है, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर भी आता है और डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर भी आता है। अब क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि ये दोनों जो आपको सब्जेक्ट्स हैं ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इसीलिए इसका एक कंबाइंड बुक जो है वो किसी भी अच्छे पब्लिकेशन का या ऑथर का कंबाइंड बुक आपको कभी नहीं मिलेगा। आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए अलग बुक मिलेगा, स्टील स्ट्रक्चर के लिए अलग बुक मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे सारे नोट्स को आप फॉलो कीजिए। हम जो भी आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं उसी को हम आपको वर्ड फाइल में नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे, और जैसे जैसे एक चैप्टर आपका कंप्लीट होगा आपको PDF नोट्स का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो इन्हीं बुक्स के रेफरेंस होते हैं। बस इसमें से जो आपके काम की चीज़ें हैं वो हम सिर्फ लिखेंगे, जो आपके काम की चीज़ें इस सेमेस्टर में नहीं है वो हम उसमें नहीं लिखेंगे। तो आप या तो वैसे पढ़ सकते हैं, फिर भी अगर आपको रेफरेंस के लिए या बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आपको बुक रेफ़र करना है तो हम आपको कहेंगे कि नीलम शर्मा राइटर हैं, इनका आप डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर ये आप रेफ़र कर सकते हैं। ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये शायद BC पुन्मिया पब्लिकेशन, सॉरी, एक तो ये नीलम शर्मा हो गया, दूसरा आप रेफ़र कर सकते हैं BC पुन्मिया, ये लक्ष्मी पब्लिकेशन का हो गया। ये भी आप आरसीसी के लिए रेफ़र कर सकते हैं। स्टील के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं, या तो आप ये एन सुब्रमण्यन रेफ़र कर लीजिए या फिर आप LS नेगी रेफ़र कर लीजिए। LS नेगी राइटर हैं, इनकी बुक आती है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। आप किसी भी पब्लिकेशन का डिज़ाइन ऑफ स्टील या डिज़ाइन ऑफ आरसीसी का बुक ले लीजिए, आपको नोट्स वहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप जब उस बुक को पढ़ने जाएंगे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, यकीन कीजिए, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग में, अभी आप 5th सेमेस्टर में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्टली बुक से आप इस सब्जेक्ट को नहीं समझ पाएंगे। आप मेरे लेक्चर्स देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको ज़रूर वो बुक समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, तो स्टील के लिए LS नेगी या फिर आप SS भावी कत्ती भी पढ़ सकते हैं। ये सारे ही अच्छे राइटर हैं, किसी की भी बुक ख़राब नहीं है, बस सबका लैंग्वेज अलग अलग है। आपको कौन सा पसंद आएगा, आप अपने लाइब्रेरी में चले जाइए, आपको जितने भी राइटर्स उसमें मिलते हैं आप सबके बुक्स एक एक करके देखिए, उसमें से आपको जो भी राइटर का राइटिंग ईजी लगता है, मेरे हिसाब से नीलम शर्मा और BC पुन्मिया ये ईजी राइटर हैं आरसीसी के। एन सुब्रमण्यन डिफ़िकल्ट है, पिल्लई एन मेनन डिफ़िकल्ट है, ये सब आपको समझ में जल्दी नहीं आएगा। तो आप नीलम शर्मा या BC पुन्मिया ले लीजिए इसके लिए, आरसीसी के लिए। स्टील के लिए LS नेगी या भावी कत्ती दोनों ही एक जैसे हैं, कोई इश्यू नहीं है। एन सुब्रमण्यन का लेना चाहते हैं इनका भी ले लीजिए। स्टील स्ट्रक्चर वैसे ही डिफ़िकल्ट है, आप मेरे से ही पढ़िए तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यूमेरिकल्स के लिए आप किसी भी बुक को उठा लीजिए, राइटर से कोई मतलब नहीं होता है, न्यूमेरिकल्स होता है। ठीक है, चलिए अब बिल्डिंग में आपके पहले आरसीसी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग एक तरह से आप समझिए कि हम लोग यूनिट नंबर 3 का ही डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 और 2 को भी भूल जाइए। ये एक बिल्डिंग का जनरल आपका डायग्राम है, इसमें आप सारी चीज़ों को देख पा रहे होंगे। ये आपका एक फ्लोर है, इसको हम ब्लू से टिक कर रहे हैं, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, ये फ्लोर है, इसको आप ग्राउंड फ्लोर कह लीजिए, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकेंड फ्लोर, और ये आपका टेरेस हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये जो आप देख रहे हैं इसको हम रेड से मार्क कर देते हैं, ये आपका पिलर है। इस पिलर को हम लोग इंजीनियरिंग टर्म में कहते हैं कॉलम। ठीक है, ये आपका कॉलम हो गया इस तरह से।
इनको जो आपस में कनेक्ट कर रहा है और जो आपके फ्लोर के लोड को बियर कर रहा है, ये जो आपका फ्लोर है इसका जो लोड है वो ग्राउंड में कैसे पहुंचेगा, फ्लोर से लोड जाता है बीम पे, बीम बियर कर रहा है इस वाले लोड को, बीम का लोड जाता है हाफ इस कॉलम पे हाफ इस कॉलम पे, और फिर कॉलम का लोड आ जाता है बॉटम में फाउंडेशन पे, और फाउंडेशन से वो चला जाता है मिट्टी पे। इस तरह से लोड आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। ये वाला भी इस तरह से फुटिंग का लोड ऐसे करके ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका कहलाया कॉलम, ये वाला जो पोर्शन जिसको हम ब्लू टिक किए थे ये कहलाया स्लैब, और ये वाला पोर्शन जो आपको कॉलम्स को कनेक्ट करता है वो कहलाया आपको बीम। अब लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है एक बिल्डिंग पे, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, ये समझ में आ जाएगा सारा आपको पूरा सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 का मूल कहानी समझ में आ जाएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे वो तो जब पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस छत के ऊपर, सबसे ऊपर ये छत है, इसका मतलब है कि यहाँ से लोड ट्रांसफ़र होना शुरू होगा, इस मिट्टी तक जाएगा। तो इस छत पे क्या होगा, एक तो इस छत का अपना लोड, जो ये आरसीसी का छत बनाए हैं तो इसका अपना एक वेट होगा जो कि बहुत ज़्यादा होता भी है। इसके ऊपर फिर कुछ लोग खड़े होंगे, मान लेते हैं ये छत है, इस पर कोई फंक्शन हो रहा है। अब जो भी लोड की हम लोग बात करेंगे ना वो मैक्सिमम लोड की बात होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोड आ सकता है। लोड नहीं आया तो बिल्डिंग वैसे ही आपका ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा, लेकिन अगर लोड पड़ता है तो फिर आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आएगा उस समय। तो सबसे ज़्यादा लोड के लिए ही हम लोग बात करते हैं। तो किसी टाइम पे बिल्डिंग खाली है या कम लोग हैं तो वो आपका सेफ़र साइड है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, इस बिल्डिंग के छत पर आप पार्टी कर सकते हैं, उस समय ये बिल्डिंग जो है, ये छत जो है सबसे ज़्यादा लोड लेगा। अब ये पूरा छत है, आप कभी भी अपने छत पे जाते हैं तो आपको इसमें बीम पता नहीं चलता कि नीचे कहाँ से बीम चल रहा है। इस पूरे छत का जो लोड है ये क्या होता है, ये डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है, अब इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम आपको अभी बीम बनाए थे ब्लू कलर से, हम यही वाला बीम को यहाँ बना देते हैं। यहाँ पे आपका एक ये वाला बीम चल रहा है, यहाँ पे भी आपको इस तरह से एक बीम चल रहा होगा, ये वाला बीम यहाँ से नीचे चल रहा होगा जो आपको छत पे से दिखता नहीं है जनरली। और फिर यहाँ भी इस तरफ से एक बीम ऐसे चल रहा होगा, यहाँ से भी एक बीम ऐसे चलेगा, यहाँ से भी चलेगा। ऐसे करके कुछ आप बीम्स और स्लैब बनाते हैं एक साथ, जब भी आप कंस्ट्रक्शन होते हुए अगर देखे होंगे तो। अब ये जब आप बीम्स बना देते हैं तो बीम्स बनाने का फ़ायदा क्या होता है ना, कि ये टोटल छत जिस पे आप खड़े हैं उसके नीचे में बीम्स है, आपको दिखाई तो पड़ नहीं रहा था। तो ये जो टोटल जो आपको लोड आया ये क्या होता है कि सारे बीम्स में डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है, ये वाला जो पैनल है आपका, ये एक पैनल बन जाता है, उसी तरह से ये आपका दूसरा पैनल ऐसे एक बन जाएगा। फिर ये आपका एक कलर चेंज कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न नहीं हो, ये आपका एक पैनल बन जाएगा, ये आपका एक पैनल बन जाएगा, ये सारा एक पैनल बन जाएगा। और इसका लोड क्या होगा कि अपने 4 बीम्स पे लोड डिवाइड हो जाएगा। मतलब लोग खड़े हैं पूरे छत पे, अब पूरे छत पे जितने लोग खड़े हैं उसको आप समझिए कि वो इस 6 पैनल्स में खड़े हैं, क्योंकि ये तो कॉर्नर वाला बीम है। तो ये 6 पैनल्स में लोग खड़े हैं। आप एक पैनल पे कितने लोग आए हैं आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। मान लीजिए टोटल आपको अगर 600 kg या किलो न्यूटन में बात करते हैं, 600 किलो न्यूटन का टोटल लोड आ रहा है इस छत पे, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये सारा स्पैन एक जैसा है तो एक स्पैन पे या एक पैनल पे कितना लोड आ रहा होगा, 100 किलो न्यूटन का। ये सब अभी सिंपल कैलकुलेशन है, इमेजिन कर सकते हैं। अब इस पे जब 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है तो इसमें अगर ये स्क्वायर है तो आप कह सकते हैं कि इस पे भी 25 का लोड जाएगा, इस पे भी 25 किलो न्यूटन, इस पे भी 25, इस पे भी 25, चारों बीम मिल करके 100 किलो न्यूटन का लोड बियर कर लेंगे। फिर सेम इस वाले के केस में भी होगा, यहाँ पे भी आपको 100 किलो न्यूटन का लोड है, इसमें भी क्या होगा, ये वाला बीम 25, ये 25, ये 25 और ये 25 का लोड ले लेगा। अब आप सही से देखिएगा तो ये वाला बीम 25 का लोड लिया, ये 25 का लिया, ये 25 का लिया, ये 25 का लिया, लेकिन इस वाले पे 50 का लोड हो चुका है। 25 इधर से आया था, 25 इधर से आया था। सेम इस वाले के साथ भी होगा, 50 का लोड, इस वाले पे भी 50 का लोड, इस पे भी 50 का लोड। अभी हम 600 को इमेजिन करके चल रहे हैं, तो इन सारे पे 50-50 और ये बाहर वालों पे 25-25 का लोड आ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये वाला बीम जो है ये 50, 50 और 50, तो ये टोटल जो बीम था यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये 150 किलो न्यूटन का लोड ले रहा है। आप इसको पर मीटर में चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप मैकेनिक्स में पढ़ लिए हैं, मॉस टॉस में पढ़ लिए हैं कि अगर आपका एक बीम है इस तरह से, इस बीम के ऊपर अगर ये टोटल स्पैन है 10 मीटर
और टोटल लोड अगर 150 किलो न्यूटन का आ रहा है तो आप कह सकते हैं इसको ना कि 15 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। तभी तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 150 किलो न्यूटन टोटल लोड हो जाएगा। ये ऐसे आपका लोड जो है वो डिवाइड होता है। तो कैसे हम लोग जब एक एक करके करेंगे तो हम लोग सारा लोड कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं कि इनर वाले पैनल्स पे ज़्यादा लोड आएगा, आउटर वाले पैनल्स पे कम लोड आएगा। ठीक है, तो ये स्लैब का लोड बीम पे ट्रांसफ़र हो गया। अभी मान लेते हैं कि आपका ट्रांसफ़र वाला काम हो गया, टोटल 150 किलो न्यूटन का एक बीम पे लोड आ गया। अब इस पे जो 150 का लोड आया, मान लेते हैं यहाँ पे इस तरह से बीच में आपके यहाँ पे एक टोटल ये 4 कॉलम्स है और 4 कॉलम्स में 3 स्पैन में आपका ये बीम जा रहा है जिस पे 150 का लोड आ रहा है। तो ये आपका 3 स्पैन हो गया, ये 4 कॉलम्स हो गए। इसका मतलब है कि इन सब का सपोर्ट रिएक्शन कुछ आएगा। इसका मतलब है कि इस बीम का लोड इस वाले कॉलम में कुछ जाएगा, इस वाले में कुछ जाएगा, इस वाले में कुछ जाएगा और इस वाले में भी कुछ जाएगा। तभी तो हम लोगों को रिएक्शन मिलता है, लोड ट्रांसफ़र हुआ तभी तो रिएक्शन आया। तो इसका मतलब है कि ये स्लैब का लोड किस में गया, बीम में। बीम का लोड किस में गया, कॉलम्स में। अब जब कॉलम में यहाँ पे लोड आया, मान लेते हैं कि वो लोड आपका आ गया 100 किलो न्यूटन। तो सेम इस फ्लोर पे भी यहाँ पे ऐसे लोड आ जाएगा 100 किलो न्यूटन, क्योंकि मान लेते हैं अगर लोड सिमिलर है तो अगर अलग हुआ तो अलग होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको 100 आ गया तो टोटल 300 लोड हो गया इस पॉइंट पे। अब प्लस इस वाले कॉलम का जो अपना लोड हुआ सेल्फ वेट वो भी आपको हो गया। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टोटल लोड 325 किलो न्यूटन आ गया, पूरे फ्लोर का लोड प्लस इस पिलर का अपना वेट। वो भी तो वेट होता है ना कंक्रीट का, यूनिट वेट होता है आपका 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हर 1 मीटर क्यूब में 25 किलो न्यूटन मतलब 2500 kg, तो काफ़ी भारी होता है आरसीसी का कंपोनेंट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल 325 किलो न्यूटन का लोड आ गया। अब ये 325 किलो न्यूटन कॉलम से होते हुए आ रहा है। इसका मतलब है कि कॉलम जब डिज़ाइन होगा तो 325 के लिए डिज़ाइन होगा, यहाँ वाला कॉलम 225 के लिए, यहाँ वाला 125 के लिए, ऐसे ही कुछ होगा। तो उसी हिसाब से रेनफोर्समेंट यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ उससे कम हो जाता है। फिर अब इस 325 के लिए इस वाले फुटिंग का साइज़ निकालना पड़ेगा कि फाउंडेशन कितना बड़ा दें। तो ये वाला क्योंकि आपको अभी इस सेमेस्टर में पढ़ना नहीं है, ये नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए है। तो इस सेमेस्टर में आपको फ़िलहाल जो पढ़ना है वो सिर्फ ये है कि इस बीम पे कितना लोड आ रहा है, उस लोड के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करके बीम का साइज़ निकालेंगे, बीम का रेनफोर्समेंट निकालेंगे। ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना डिज़ाइन कहलाएगा। तो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में इस बीम के बारे में ही बात करते रह जाएंगे। यूनिट नंबर 5 में आएंगे तो इस वाले कॉलम के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस कॉलम में भी सिर्फ जब ये कॉलम है उसको हम टॉप से देखते हैं तो इस तरह से मेरा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम है तो ये उसका एक्सिस होगा। तो सिर्फ इस एक्सिस के ऊपर में जो लोड आकर के पड़ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल लोड। तो सिर्फ इस एक्सियल लोड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है इस सेमेस्टर में। फिर अगले सेमेस्टर में इस एक्सियल लोड के साथ एक मोमेंट भी आएगा, जब ये पिलर आपका इस तरफ से बेंड हो सकता है, उस तरफ से बेंड हो सकता है, तो क्या इफेक्ट आएगा वो अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इस सेमेस्टर में काफ़ी सिंपल आपको आरसीसी और स्टील रहेगा कि एक हम लोगों को पढ़ना है बीम के बारे में, एक पढ़ना है कॉलम्स के बारे में। 3 यूनिट इसी पे ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम लोग स्टील पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके बिल्डिंग के कंपोनेंट्स होगा, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप आरसीसी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें क्या क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। नोट्स का टेंशन आपको इसलिए नहीं लेना है कि हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं हो सकता है हम इसमें से कुछ लिखें, कुछ इरेज कर दें। तो ये मेरा क्लासरूम का नोट्स है जो हम आपको लिखा रहे हैं, ये आपका वो फाइनल नोट्स नहीं है जो आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन हम इसका भी पीडीएफ आपको सेंड कर दिया करेंगे ताकि आप इस वाले लेक्चर में क्या मतलब जो भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे थे वो आप नोट से क्रॉस चेक कर सकें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको क्लासरूम के लेक्चर से याद आती है, इसके लिए हम ये वाला भी आपका पीडीएफ हो सकता है, हम इसको भी आपको पीडीएफ सेंड कर दिया करेंगे जब भी एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। और जो आपके नोट्स रहेंगे वो नोट्स तो आपको पीडीएफ मिलेंगे ही। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको लिख लेना है, जैसे यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट। ये सब सिंपल चीज़ें हैं लेकिन हम लिख देते हैं यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का यूनिट वेट याद रखना है कि ये 25 नहीं होता है, ये 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख देते हैं पीसीसी। कंक्रीट मतलब क्या, सीमेंट कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीसीसी कहते हैं। इसमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, सिर्फ सीमेंट कंक्रीट और कुछ नहीं। जैसे ही हम लोग इसमें कुछ मिलाए, जैसे कि छड़ मिलाए जिसको हम लोग कहते हैं रेनफोर्समेंट, तो ये हो जाता है आपको यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। कितना हो जाता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाता है।
इस पूरे डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर में हम लोग ये आरसीसी का यूनिट वेट ही लेकर के चलेंगे। आरसीसी का फुल फॉर्म लिख देते हैं। आरसीसी क्या होता है? आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आपको लेक्चर अगर स्लो लगेगा तो आप स्पीड इसका इंक्रीज करके देख सकते हैं, फास्ट लगेगा तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। हम आपको समझाने के हिसाब से हम अपने नॉर्मल पेस पे ही इस पे चलेंगे, ताकि अगर इनकेस आप एक बार ही लेक्चर देखते हैं तो भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बहुत फास्ट रहेंगे तो भी आपको स्लो करके देखना पड़ेगा, तो इरिटेटिंग हो सकता है, इसलिए हम अपने पेस पे ही चलेंगे। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लेक्चर जो है वो स्पीड और स्लो हो सकता है यूट्यूब के जैसा, तो आप यहाँ से लेक्चर को स्पीड और स्लो कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आरसीसी और पीसीसी। हम लोग पढ़ेंगे आरसीसी के बारे में, तो पीसीसी का कोई डिस्कशन नहीं होगा, तो पीसीसी का यूनिट वेट भी डिस्कस नहीं होगा, आरसीसी का यूनिट वेट डिस्कस होगा। अब बात आती है कि हम लोग आरसीसी जो बोल रहे हैं, हम लोग ये रेनफोर्समेंट बोल रहे हैं, रेनफोर्समेंट की जगह पे हम लोग क्या लेंगे? और हम लोग पीसीसी से घर क्यों नहीं बना दिए, ईंटा से ही घर क्यों नहीं बना दिए? जो हम लोगों का लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर पहले चला करता था, आखिर ये लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के बदले इस तरह का आपका फ्रेम बना हुआ, पहले आप देखते होंगे कि पूरा बिल्डिंग खड़ा हो जाता है, बाद में हम लोगों को जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ पे ब्रिक वर्क उठा देते हैं। तो आखिर ये टेक्नोलॉजी क्यों चेंज हुआ? क्या प्रॉब्लम आने लगा पुराने लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में? जो हम लोगों का घर जिस तरह से बना हुआ है, अब न्यू टेक्नोलॉजी में ऐसा क्यों बनाया जाता है? वैसा वाला मेथड को जिसको लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कहते हैं वो क्यों हटा दिया जा रहा है? उसका प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जब आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप क्या करते हैं कि ये आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड से नीचे आप पहले यहाँ पे ब्रिक वर्क प्रोवाइड करते हैं कुछ इतने थिकनेस का, फिर आप ऊपर आते हैं, ब्रिक वर्क का थिकनेस थोड़ा कम कर देते हैं, ये आप सब ब्रिक वर्क ही चल रहा है आपका। फिर सेम यहाँ पे भी आप वही चीज़ करते हैं, यहाँ से आपका ये ब्रिक वर्क आ रहा होता है और इसके ऊपर आपका ये सारा ब्रिक वर्क चल रहा होता है, इसके ऊपर आप अपना छत बना देते हैं डायरेक्टली। अब कई बार आप क्या करते हैं कि छत बनाने के साथ साथ या तो आप बीम देते हैं या तो आप बीम नहीं देते हैं, दोनों ही कंडीशन मान लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे आप बीम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस बीम को हम बना देते हैं ग्रीन कलर से। ठीक है, मान लेते हैं कि हम पुराने ज़माने के जब घर बनते थे हमारे, उसमें हम लोग बीम भी दिए, और लेकिन ये क्या किए कि पिलर्स हम लोग नहीं प्रोवाइड करते थे, हम लोग ब्रिक वर्क के ऊपर में ही सारा जो अपना जो बिल्डिंग है, जो छत वगैरह ये सब बना लेते थे। फिर इसके ऊपर से हम लोग क्या करते थे, वापस से हम लोग इसके ऊपर ब्रिक वर्क खड़ा कर देते थे। अब जब इस तरह का बिल्डिंग को जब आप 2 स्टोरी का बनाते हैं या 3 स्टोरी का बनाते हैं, तो लोड बियर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि नीचे का ब्रिक वर्क जो है वो सारा लोड जो है वो आपका फाउंडेशन नीचे बियर कर ले रहा है। प्रॉब्लम आया जब इंडिया में अर्थक्वेक आना शुरू हुआ। अब जैसे ही अर्थक्वेक आया, जब सबसे पहली बार एक बड़े इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, तो ड्रॉबैक्स दिखने शुरू हो गए। आप इसमें कहीं भी पिलर तो दिए नहीं है, इसका मतलब है ये वाला छत ज़मीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ तो है नहीं, ये तो ब्रिक के ऊपर आपको रखा हुआ है। ये दीवार उठाया आप, अगर आप ये दीवार गिरा देंगे तो ये छत भी गिर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता था पुराने ज़माने में लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में। आपका ये वाला दीवार टूट गया तो पूरा का पूरा इस साइड से घर गिर जाएगा, पूरा घर खत्म। अब इसमें क्या हुआ कि ये वाला स्लैब जो है ये इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ अटैच्ड है ब्रिक वर्क के थ्रू, लेकिन एक प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं है। तो इससे क्या हो रहा था कि जैसे ही अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक में क्या होता है, जो ज़मीन है वो ज़मीन हिलता है इन द सेंस मूव करता है। कैसे मूव करता है? या तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा या तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कुछ भी मान लीजिए, जिस डायरेक्शन से अर्थक्वेक आया है, मान लीजिए अर्थक्वेक इस डायरेक्शन से आया, तो या तो वो ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा, यही होगा। अगर नॉर्थ साउथ में आया है तो ऐसे जाएगा और ऐसे वापस होगा। ये 2 केसेस आपको हो सकते हैं। अगर अर्थक्वेक में ज़मीन अगर थोड़ा इधर मूव किया है तो फिर ये वापस यहाँ भी मूव करेगा, ये होना ही होना है। तो ये जो टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, इसको हम लोग अर्थक्वेक बोलते हैं। कभी भी ग्राउंड से ऊपर अर्थक्वेक नहीं आता, ग्राउंड से नीचे अर्थक्वेक आता है। आपके टेक्टोनिक प्लेट्स जो है आपके, वो मूव करते हैं अर्थ के अंदर में, उसके वजह से उसके ऊपर की सारी चीज़ें हिलने लग जाती है। तो किसी भी डायरेक्शन से आपका अर्थक्वेक आए, चाहे तो ईस्ट वेस्ट आए, नॉर्थ साउथ आए, या फिर आपका ईस्ट वेस्ट आए, जब ये बिल्डिंग एक बार आपका ज़मीन इधर चला गया, तो जब आपका ये ग्राउंड इधर चला गया, मतलब ये वाला जो आपका पोर्शन है
ये वाला पोर्शन आपका घसक करके कुछ यहाँ पे आ गया। हम बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह से ये कहानी समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, जब करना होगा तब स्टार्ट करेंगे करना। अभी आप पहले बिल्डअप कर लीजिए स्टोरी से कि क्या होने जा रहा है। ये दोनों पोर्शन मूव करके यहाँ आ गया, लेकिन ये वाला पोर्शन तो मूव नहीं किया। अब आप न्यूटन का लॉ पढ़े हैं इनर्शिया का, आपको पता है जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है बस, तो आपका बॉडी पीछे की तरफ जाता है। सेम जैसे ये आगे की तरफ जाएगा, अर्थ आगे की तरफ जाएगा, तो अर्थ के ऊपर ये एक मास ही तो है, ये मास क्या होगा, पीछे की तरफ रह जाएगा। इसका मतलब ये बिल्डिंग यहीं रह जाएगा, फाउंडेशन आगे बढ़ गया। तो यहाँ से सबसे पहला क्रैक आपको दिखना शुरू हुआ, इस जगह पे, इस जगह पे। अब सेम इसी तरह से जब ये आगे बढ़ गया तो यहाँ पे आपको आरसीसी है, यहाँ पे ब्रिक वर्क है, यहाँ पे आपको क्रैक आया, यहाँ पे आपको क्रैक आया। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि ये बिल्डिंग आगे बढ़ा, ये वाला फ्लोर यहाँ आ गया और ये वाला फ्लोर यहीं रह गया। तो ये फ्लोर जब यहाँ आया तो सपोर्ट कहाँ गया, सपोर्ट तो नीचे ही रह गया ना, तो ये फ्लोर क्या होगा, यहाँ पे आके गिर जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका इस तरह से, जैसे आप शेयर के बारे में पढ़ते हैं कि इस तरह से शेयर फोर्स लगता है आपका, उसी तरह से इस बिल्डिंग में एक शेयर आएगा, अर्थक्वेक की वजह से आएगा, और ये बिल्डिंग आपको एक तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, क्योंकि इनके आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर नया मेथड आया। नया मेथड क्या आया कि इन सबको आपस में कनेक्ट कर दो। आरसीसी का छत दे ही रहे हम लोग, स्लैब, आरसीसी का बीम हम लोग दे ही रहे थे, बचा क्या था, पिलर्स देना। तो हम लोग क्या किए कि ब्रिक वर्क हटा दिए, हम लोग सोचे कि इसको पहले पिलर से जोड़ देते हैं। अब इस बिल्डिंग में इमेजिन कीजिए कि इधर से अर्थक्वेक आया और फिर ये इधर से वापस आ रहा है। जब इधर अर्थक्वेक आएगा तो ये पिलर्स क्या होंगे, ये पिलर इस तरह से आपके डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये ऐसे चला जाएगा जब इधर की तरफ जाएगा। फिर जब वापस आना होगा तो फिर ये कुछ ऐसे करके वापस आएगा, क्योंकि टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा ना। फिर थोड़ी देर बाद फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, पेंडुलम की तरह होते होते ये अपने पोजीशन पे आकर के स्टिल हो जाएगा। अब जब ये पिलर इधर गया तो ये वाला पूरा फ्लोर जो होगा वो इसके साथ साथ इधर जाएगा। तो इस वाले पिलर में भी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ ऐसा ही मूवमेंट आएगा। फिर जब ये टोटल पोजीशन इधर आ जाएगा तो फिर आपके बिल्डिंग में क्या होगा, ये वाला फ्लोर आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, फिर इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा आपका मूवमेंट होगा। तो ऐसे करते करते आपका सारा फ्लोर एक पिलर के कॉलम से कनेक्टेड रह जाता है, और आपका जब अर्थक्वेक आता है तो ये स्ट्रक्चर जो है ये ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है इस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। अब जो आप यहाँ 3 स्टोरी पे देख रहे हैं यही चीज़ आपका 10 स्टोरी पे भी तो चलेगा, लेकिन ब्रिक वर्क में ऐसा हो नहीं रहा था। 2 स्टोरी से ज़्यादा जैसे आप हाइट करते हैं, ऊपर वाले सारे स्टोरीज में क्रैक आना शुरू हुआ। जब अर्थक्वेक आना फ्रीक्वेंटली शुरू हुआ तब आपको ये क्रैक्स देखने शुरू हुए, तब समझ में आने लग गया कि मेथड चेंज होगा। तो लोड बियरिंग स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया और फ्रेम स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका इंडिया में शुरू हो गया। और ये इंडिया में क्या, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में पहले जहाँ पे लोड बियरिंग स्ट्रक्चर चला करता था वहाँ पे अब आपका फ्रेम स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हो गया। इसलिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये आपका टिपिकल आरसी फ्रेम बिल्डिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि टिपिकल रेनफोर्स्ड कंक्रीट का फ्रेम बिल्डिंग। एक होता था लोड बियरिंग बिल्डिंग, ये है आपका फ्रेम बिल्डिंग। इसी फ्रेम बिल्डिंग का ही डिज़ाइन हो सकता है, लोड बियरिंग वाले बिल्डिंग का डिज़ाइन नहीं हो सकता है। आप सिर्फ स्लैब का रेनफोर्समेंट निकाल सकते हैं, बीम का रेनफोर्समेंट निकाल सकते हैं, लेकिन बीम पिलर में तो लोड ट्रांसफ़र कर नहीं रहा क्योंकि पिलर तो आप दिए ही नहीं है। तो सारा डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग जब भी पढ़ रहे हैं इस तरह के बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। आप जब कोई बिल्डिंग बनाएंगे अभी के बाद से तो आप इस तरह की ही बिल्डिंग बनाएंगे। लोड बियरिंग बिल्डिंग जब भी आप बनाते हैं तो आप उसको कैलकुलेशन की बेसिस पे नहीं बनाते, तुक्के की बेसिस पे बनाते हैं। उसमें आप एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर कितना अर्थक्वेक को झेल लेगा, क्योंकि ब्रिक वर्क है, वो ब्रिक वर्क इस तरह से बना हुआ होता है, इसमें इस तरह से ऐसे ब्रिक्स लगे होते हैं। ये कभी भी ऐसा लोड, लैटरल लोड इसको कहते हैं, ये लैटरल लोड रेजिस्ट नहीं कर सकता है। आप देखते होंगे कि बिल्डिंग में आप ऐसे धक्का मारेंगे तो ये दीवार गिर जाएगा, लेकिन आप जब ऊपर की तरफ से लोड लगाएंगे तो ये दीवार कभी नहीं गिरता है, टूटता भी नहीं है, एक भी क्रैक नहीं आता है, लेकिन ऐसे में जल्दी आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि ये ब्रिक वर्क लैटरल लोड नहीं रेजिस्ट कर सकता है, कॉम्प्रेसिव लोड रेजिस्ट कर सकता है। तो इसमें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसमें आप बोल सकते हैं कि ये बिल्डिंग आपको जितना भी आप कैलकुलेशन करेंगे अर्थक्वेक के फोर्स के हिसाब से, आप बता सकते हैं कि ये 7 का अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर लेगा, या 8.0 समथिंग का अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर लेगा, या 9 रेजिस्ट कर लेगा। उसी के हिसाब से आपको छड़ देना होगा बिल्डिंग में। जितना ज़्यादा आप रेनफोर्समेंट देंगे बिल्डिंग उतना ज़्यादा अच्छा अर्थक्वेक का फोर्स को रेजिस्ट कर सकेगा। ठीक है, तो ये है आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब इसमें हम लोग अब अपने सिलेबस पे आते हैं। ये तो हुआ आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं।
अब सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस कह रहा है लिमिट स्टेट मेथड से स्टार्ट करने और बीम पे जाने के लिए। ठीक है, अब सिलेबस पे आते हैं धीरे धीरे करके। अब लिमिट स्टेट आपको पढ़ाना पड़ेगा। अब लिमिट स्टेट क्या होता है, उससे पहले आपको सबसे पहला जो चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जो यहाँ से लिमिट स्टेट का ही हम कहानी शुरू कर रहे हैं, वो ये है कि आपका पीसीसी के बदले आरसीसी क्यों यूज़ करना शुरू हुआ। मतलब आप ईंटा वाला घर या बिना रेनफोर्समेंट के आप इस छत को कभी इमेजिन कीजिए, जैसे आप अपना रोड बनाते हैं, आप क्या करते हैं, नीचे आप अपना एक बेस तैयार करते हैं और आप पूरा का पूरा पीसीसी से उसको ढलाई कर देते हैं, तो रोड तो आपका चल जाता है क्योंकि उसके नीचे आपको अर्थ है ना। लेकिन यही वाला रोड अगर हम आपको बोलेंगे कि आप अपना फ्लोर बनाइए बिना छड़ का, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि बिना छड़ के ये जो कंक्रीट है ये आपको रहेगा नहीं। आप चाहे 1 महीना भी आप शटरिंग लगा के छोड़ देंगे, उसके बाद आप शटरिंग हटा देंगे तो आपका रहेगा एज इट इज़, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर आप चढ़ेंगे वो कंक्रीट टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, यहाँ से अब आपका दूसरा पॉइंट आया कि कंक्रीट जो होता है वो आपका ब्रिटल होता है। ब्रिटल होता है, ब्रिटल का मतलब अब आप समझते हैं कि ये जब टूटेगा तो साइन नहीं शो करेगा, सडनली टूट जाएगा और बहुत ही लो लोड्स पे, बहुत ही लेस लोड्स पे इसमें क्या हो जाएगा, फेलियर आ जाएगा। हम बहुत पूरा फुल में नहीं लिख रहे हैं, हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। बहुत ही बाद में जब हम आपको ये पीडीएफ देंगे तो हम इन सारे को एक पैटर्न में अच्छे तरीके से लिख देंगे। अभी सिर्फ क्लास में, ताकि रिकॉर्डिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो, इसलिए हम सिर्फ शॉर्ट में लिख रहे हैं। कंक्रीट जो है वो ब्रिटल है, ब्रिटल है तो सडनली टूटेगा एक चीज़, दूसरा कि बहुत कम लोड पे ही ये फेलियर हो जाएगा। अब इससे तो आपका फिर स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा। तो फिर जो इंजीनियर्स थे उन्होंने रिसर्च किया कि ये ब्रिटल को डक्टाइल कैसे बनाया जाए। अगर हम किसी भी चीज़ को डक्टाइल बना देंगे तो उसमें क्या होगा कि वो फेल होने से पहले साइन शो करेगा। हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, 3rd सेम में यही पढ़ते हैं कि ब्रिटल क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है। हम लोग 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं इन चीज़ों को कि ब्रिटल और डक्टाइल क्या होता है, मेलिएबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो डक्टाइल जो है वो मेंबर जो होगा वो साइन शो करेगा, पहला। दूसरा कि जो कंक्रीट, अभी आप सिर्फ कंक्रीट का छत नहीं बना पा रहे हैं, वो आप एक डक्टाइल मटेरियल, जैसे आप यहाँ पे रेनफोर्समेंट देते हैं इस तरह से, आपका यहाँ पे आप अपने घरों में देखते होंगे कि आप यहाँ पे इस तरह से कुछ स्पेसिंग पे आप छड़ प्रोवाइड कर देते हैं। और फिर जब आप ये छड़ प्रोवाइड करके इस तरह से एक्स और वाई डायरेक्शन में आप छड़ प्रोवाइड करके फिर जब आप कंक्रीटिंग करते हैं तो ये बिल्डिंग 50 साल ये छत चलता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कंक्रीट का बनाते हैं तो वो 2 दिन नहीं चलेगा, जैसे ही उसके ऊपर आप लोड देंगे। तो आप स्ट्रक्चर को सेफ बना सकते हैं, ज़्यादा लोड बियर करना बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको डक्टाइल बनाना है, अगर इसको डक्टाइल बनाना है तो इसका मतलब है कि इसमें ऐड करना पड़ेगा रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा ताकत। कई बार आप देखते होंगे कि आर्मी वगैरह में ये टर्म यूज़ किया जाता है कि ब्रिंग रेनफोर्समेंट, मतलब एक्स्ट्रा लोगों को बुलाओ, एक्स्ट्रा आर्मी के जवानों को बुलाओ, ज़्यादा लोगों की मदद पड़ेगी, उसको हम लोग कहते हैं रेनफोर्समेंट। तो आपको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है। अब ये एक्स्ट्रा हेल्प, जब ये इमेजिन कीजिए कि जब इस तरह का कोई रिसर्च नहीं हुआ था, जब आपको पता नहीं था कि कंक्रीट के साथ देना क्या है, आप ये छड़ की जगह पे आप बांस भी तो लगा सकते थे, आप इसमें तांबा का, पीतल का, किसी का भी तो आप कुछ भी आप लगा सकते थे लोहा के बोल करके। लेकिन आप अभी जो स्टील यूज़ करते हैं वो स्टील ही आप क्यों यूज़ किए, ऐसा क्या प्रॉपर्टी वो शो किया जिसके वजह से हमको वो स्टील ही सबसे बेस्ट मटेरियल है। आज पूरे वर्ल्ड में आपको वो स्टील मिलता है, आप उस स्टील को लाते हैं, अपने घरों पे काटते हैं, आप अपने फ्लोर में, बीम्स में, कॉलम्स में लगाते हैं और आपका बिल्डिंग जो है वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म करता है। तो ऐसा क्या प्रॉपर्टी था, है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, लेकिन ऐसा सबसे पहला क्या प्रॉपर्टी था जिसके लिए ये डिसाइड किया गया कि इस स्टील को ही रेनफोर्समेंट लगाना है। ये जो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो जिसको देखा गया कि ऐसा क्या मेंबर हम लोग यूज़ करें, क्या चीज़ यूज़ करें जो इस ब्रिटल कंक्रीट को डक्टाइल आरसीसी में बदल दे। पीसीसी ब्रिटल है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, और इस ब्रिटल पीसीसी को आरसीसी में बदलेंगे तो वो डक्टाइल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक डक्टाइल मटेरियल इसमें ऐड कर देंगे। इसका मतलब है कि अब हम लोगों को ग्लास वगैरह के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि वो ब्रिटल मटेरियल है, हम लोग ग्लास वगैरह ऐड करके इसको डक्टाइल नहीं बना सकते हैं। हम लोगों को पढ़ना है कुछ डक्टाइल मटेरियल्स के बारे में जो कि इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं।
तो डक्टाइल मटेरियल्स के बारे में जब हम पढ़ना शुरू किए तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े, जो आपका यहाँ से एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस यहाँ से शुरू हो जाते हैं, आपका सिलेबस यहाँ से लिखना शुरू हो जाता है। ये सबसे पहला जो आपका टॉपिक था वो था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ये वो सबसे पहला प्रॉपर्टी था जो चेक किया गया कि इसके साथ कंक्रीट के साथ मिलाना क्या है, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो एक तो पैसे के हिसाब से डिसाइड होगा, वो तो ऑब्वियस है कि कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सोना लगा देंगे बिल्डिंग में, क्योंकि हर लोग लगा नहीं पाएंगे उसको। फिर हम लोगों को एक जनरल तरीका बताना है ना कंस्ट्रक्शन का, जो सिर्फ आपको पैसे वाले लोग अफोर्ड नहीं कर सके, सब लोग अफोर्ड कर सकें, मीडियम क्लास भी अफोर्ड कर सके, लोअर क्लास भी कर सके। तो पैसा तो एक फैक्टर है ही, साथ में दूसरा फैक्टर है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? जब हीट, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है 50 डिग्री 45 डिग्री जब आपका टेम्परेचर होता है, तो आपको पता है कि जो भी आपका डक्टाइल मटेरियल है वो एक्सपैंड करता है। जब वो एक्सपैंड करता है तो उसका लेंथ इंक्रीज़ होता है, उसका विड्थ इंक्रीज़ होता है। आप रेल में, खास करके आप रेलवे में पढ़े होंगे, जिसमें आपके जो ट्रैक्स होते हैं वो आपको क्या होता है कि गर्मियों में आप देखते हैं कि एक्सपेंशन जॉइंट वहाँ पे दिया रहता है। वहाँ से हम लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि एक कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन नाम का चीज़ है। जब आपका कंक्रीट भी, जब आपका हीट होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आपका कंक्रीट वैसे तो ब्रिटल है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी एक्सपैंड करेगा। अब वो एक्सपैंड किया फॉर एग्जांपल 25 mm या 20 mm एक्सपैंड किया, तो साथ में जो मटेरियल है वो भी तो उसके साथ साथ अगर 25 mm एक्सपैंड करने वाला नहीं हुआ तो फिर आपका कंक्रीट एक्सपैंड करेगा 25 mm, और मान लीजिए कि आप साथ में कॉपर लगा के चल रहे हो, कॉपर एक्सपैंड कर गया आपको 40 mm। इसका मतलब है कि जैसे ही आपका कोई छत अगर इस तरह से बेंड हुआ, तो जनरली अभी जो आप देखते हैं कि अगर आपका छत बेंड हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा सा भी बेंड होगा तो रेनफोर्समेंट दिखने लग जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए आप ये 20 मीटर का आप ये स्लैब बनाए हैं, अब आपका एक्सपेंशन आया उसमें मान लीजिए 50 mm का, तो ये वाला जो है कंक्रीट में आया 50 mm का। अब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कॉपर का मान लीजिए ज़्यादा निकल गया, तो ये जो रेनफोर्समेंट है वो मान लीजिए कि कुछ ऐसे बाहर आ जाएगा, ऐसे ये 25 mm इधर भी एक्स्ट्रा, 25 mm इधर भी एक्स्ट्रा, तो फिर तो आपको ये बाहर बिल्डिंग में नज़र आने लग जाएगा, ये तोड़ करके कंक्रीट को बाहर निकल जाएगा। तो हम लोगों को ऐसा मटेरियल चाहिए था जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट के बराबर हो, क्योंकि कंक्रीट तो हम लोगों का प्राइम मेंबर है, कंक्रीट से ही सब कुछ बनना है। कंक्रीट में मिलाना क्या है, तो ये सारे वो ऑप्शंस आए जिनको मिलाया जा सकता है। अब इसमें से हम लोग ब्रिटल वाले को हटा दिए, हम लोग चुने सिर्फ डक्टाइल वाले को। अब डक्टाइल वाले को चुने तो एल्युमिनियम आपका डक्टाइल मिला, कॉपर आपका डक्टाइल मिला, गोल्ड मिला, आयरन या स्टील मिला, ये सारी चीज़ें आपकी डक्टाइल मिली। कंक्रीट तो हम लोगों को क्योंकि यूज़ करना ही करना है, कंक्रीट में ही मिलाना है, तो कंक्रीट का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, अभी हम लोग वॉल्यूम वाली की बात नहीं करेंगे, इसको अभी नहीं पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में अभी कोई काम का नहीं है। हम लोगों को पढ़ना है कि लीनियरली जब हम लोगों का कोई बीम एक्सपैंड करेगा तो उसमें जो हम लोग मेंबर दिए हैं कंक्रीट, और उसमें साथ साथ जो मिलाए हैं स्टील या जो भी चीज़ मिलाए हैं, वो दोनों एक साथ बिहेव करना चाहिए, एक साथ बढ़े एक साथ वापस आए, एक्सपेंशन भी एक जैसा हो, कॉन्ट्रैक्शन भी एक जैसा हो। तो कंक्रीट का और ब्रिक का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एक्चुअल में कुछ होता है 11.91 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको 12 कहते हैं कि 12 इंटू 10⁻⁻6 होता है हर 1 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसी से मिलता जुलता हुआ हम लोगों को कुछ एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो कि साथ साथ करे। तो सबसे आप यहाँ देख रहे होंगे आयरन एंड स्टील, इसका 12 इंटू 10⁻⁻6 है, तो दोनों अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर हो गया। एकदम सिमिलर नहीं है क्योंकि 11.9 है, ये 12 है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, पहला चीज़। दूसरा कि गोल्ड आप किसका देखिए 14 है, थोड़ा आगे पीछे ये भी हो जाता, लेकिन ये क्या हो गया, ये कॉस्ट के वजह से ये पहले ही इसको नेगलेक्ट कर दिया गया। बाकी सबका तो आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा ही है, एल्युमिनियम का 25 है, 2 गुने से भी ज़्यादा, ब्रास का 19, कॉपर का 17, तो 17 और 12 में फ़र्क है, 1.5 का फ़र्क है। इसका मतलब है कि कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, कंक्रीट कम करेगा, तो इसलिए यहाँ से फाइनल हुआ आपका आयरन या फिर स्टील। अब इसमें हम लोग स्टील यूज़ किए, उसका कार्बन कंटेंट, उसका डक्टिलिटी, उसमें टाइप्स ऑफ स्टील में आ गए कि आप मार्केट में देखते हैं माइल्ड स्टील भी मिलता है, HYSD बार मिलता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में आप पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट हुआ कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन चूज़ किए। कई बार एग्जाम में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंक्रीट के साथ में स्टील ही क्यों चूज़ किया गया।
या इंटरव्यूज़ में कई बार पूछ लेता है कि आप बैम्बू भी तो यूज़ कर सकते थे, पतला पतला आप बैम्बू बना लेते हैं, बैम्बू भी आपको, क्योंकि आपको देखते हैं आप बैम्बू का घर तो वैसे तो बनता ही है, तो वो आपको इंजीनियर ट्रिक करने के लिए पूछ सकता है कि बैम्बू हम कंक्रीट के साथ ही लगा देते तो वो भी तो काम कर जाता। तो उनको बताना पड़ेगा कि सर एक तो वो डक्टाइल होना चाहिए, दूसरा कि उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेम होना चाहिए, जो कि बैम्बू का नहीं है। बैम्बू गर्मी में उतना एक्सपेंड नहीं करता है जितना कंक्रीट करता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम है। स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट के बराबर है। ये हम लोगों का एक रीज़न था जिसके लिए हम लोग पीसीसी को जब आरसीसी में डिसाइड करने लगे तो हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग स्टील चूज़ करेंगे, क्योंकि स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस है, और कंक्रीट का जो हम लोगों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है ये भी हम लोगों का अप्रॉक्सीमेटली 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस है। ये एक रीज़न था कि स्टील को ही हम लोग चुने कि ये कंक्रीट के साथ मिल करके आरसीसी बनाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको आता है जैसे कि कितने तरह के स्टील होते हैं। स्टील तो चुन लिए, लेकिन अब स्टील कितने तरह के हुए, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, अब हम लोगों को पहले वो पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोगों को स्टील में आपको जब ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ लेंगे कंक्रीट का और स्टील का, फिर इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर दिए, कंबाइंड किए तो कितने तरह के कंक्रीट हुए, कितने तरह के स्टील हुए, जो आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़े हैं वो डिस्कस करके फिर उसके बाद हम आपको चलेंगे लिमिट स्टेट मेथड पे कि अब इन दोनों को मिला दिए, अब आरसीसी हम लोगों का बन गया। अब इस आरसीसी से लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है और किस तरह से उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं वो हम धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में आपको लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किए हैं, जिसमें आपका आज पहला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, जिसमें सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम लोग आपको क्यों इस तरह से हम लोग चूज़ किए हैं, ये पहला टॉपिक हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट हुआ कि आरसीसी में हम लोग स्टील ही क्यों चूज़ किए कंक्रीट के साथ। ठीक है, यहाँ से अभी आपको बहुत ज़्यादा कुछ अभी आगे का कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये बेस है कि ये सारी चीज़ों का ये वैल्यू, ये स्टील और कंक्रीट हम आपको सिर्फ यहाँ पे लिखे और कुछ भी नहीं लिखे, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपको नहीं याद करने हैं। क्रॉस कर दे रहे हैं हम इसको कि आपको नहीं याद करना है, आपको सिर्फ ये दोनों पता होना चाहिए। आगे कैलकुलेशन में भी इसका कोई काम नहीं आएगा, इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है। अब क्योंकि आप आरसीसी पढ़ रहे हैं आपको याद नहीं रहेगा, वहाँ पे 11, 12, 13, 14 सब दिया रहेगा, तो 12 वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ से पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपका शुरू हो गया। अभी थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आया है, नेक्स्ट वाले क्लास से आपका थ्योरेटिकल शुरू हो जाएगा, फिर जब न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा हम वहाँ समझा देंगे आपको। तो आई होप कि आज इस पहले लेक्चर में आपको कुछ आइडिया पड़ा होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, किस तरह से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका एंडिंग आप किस तरह से करने वाले हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले कंक्रीट और आरसीसी के बारे में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स में पढ़ें। नेक्स्ट वाले क्लास से फिर हम लोग उसी तरह से प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगे, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे, फिर उसमें कंक्रीट का पढ़ेंगे, स्टील का पढ़ेंगे, और फिर इस तरह से हम लोग लिमिट स्टेट में आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज वाला ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको ये टोटल आप क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।